वो सामने जो पक्षी पिंजरे में कैद है, पता नहीं क्यों मुझे देखा देखा लगता है। हम जब भी इधर आते हैं तुम यही बात कहते हो। चलो आज पास जाकर देखते हैं। कौवा और कव्वी पिंजरे में कैद इस पक्षी के पास आते हैं। जरा गौर से देखो, बिल्कुल रानो चिड़िया के जैसी शक्ल है इसकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछले साल जो बच्चा रानो चिड़िया का खो गया था और जिसे वो आज तक यही समझती है कि वो मर गया है, ये वही बच्चा है। शायद ऐसा ही हो। छोटे बच्चे, तुम कब से इस कैद में हो? मुझे नहीं पता कि मैं कैद में हूँ। ये तो मेरा घर है और मैं शुरू से इसी घर में रहता हूँ। मैं कैद में कब हूँ? मुझे यहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। सिर्फ दाना और पानी ही जिंदगी होती है क्या? मेरे लिए तो यही कुछ ही मेरी जिंदगी है। चलो हम चलते हैं। ऐसा लग रहा है इस बच्चे ने सारी जिंदगी इस पिंजरे में गुजारी है। इसे शायद आज़ादी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ चलो, वो सामने कोई इंसान भी आ रहा है। और कौवा और कव्वी वहाँ से उड़ जाते हैं। वो अपने घर जाने की बजाय रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया, हम भोजन की तलाश में अक्सर इंसानों की आबादी में चले जाते हैं। वहाँ अक्सर मैं एक पक्षी को देखता हूँ जो पिंजरे में बंद है। वो मुझे बिल्कुल तुम्हारे उस बच्चे की तरह लगता है जो पिछले साल तेज आंधी में खो गया था। मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताजा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मुझ जैसा है? हाँ, इसकी शक्ल तुम्हारे जैसी ही है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं अपने बच्चे को याद नहीं करती। मेरा बच्चा, मुझे रोज ऐसा ही लगता है मेरा बच्चा कहीं खेलने गया हुआ है और वापस आ जाएगा। ये क्या, आप तो रोने लग गए। अगर आपको हो तो हम कल सुबह जाते हुए आपको साथ ले जाएंगे। हो सकता है कोई चमत्कार हो और वो तुम्हारा ही बच्चा हो। काश ऐसा ही हो। तुम मुझे जरूर साथ ले जाना। और कौवा और कव्वी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा रानो चिड़िया कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ इसके दुख कम हो गए थे। अगर वो बच्चा इस चिड़िया का ना हुआ तो पता है वो फिर से इसके जख्म ताजा हो जाएंगे और अभी इस उम्र में वो सह नहीं पाएगी फिर से कोई जख्म। मैंने तो चिड़िया के लिए अच्छा ही सोचा है। अगर वो बच्चा सच में ही रानो चिड़िया का हुआ तो उसको नई जिंदगी मिल जाएगी। आज की रात चिड़िया के लिए बहुत लंबी हो गई थी। वो रात गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी और चिड़िया अपने दिल ही दिल में अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और ऐसे ही यादों में चिड़िया की वो रात गुजर ही जाती है। रानो चिड़िया बहुत बेचैन थी और वो खुद ही कव्वे के घर की तरफ चली जाती है। आओ आओ चिड़िया दीदी, हम भी बस निकलने ही वाले थे आपकी तरफ। मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ऐसा भी हो सकता है मुझे गलती ही लगी हो। आप मेरा विश्वास करें, मेरे बारे में कोई गलत सोच मत रखना। नहीं नहीं कव्वे भैया, मुझे पता है तुमने तो मेरा भला ही चाहा होगा। तो फिर चलो। और ऐसे कौवा कव्वी और रानो चिड़िया पास वाले गांव की तरफ चल देते। वो सामने देखो पिंजरे में। वो कुकू ही है, मेरा बेटा कुकू ही है वो। जरा ध्यान से देखो। मैं अपने खून को कैसे ना पहचानूंगी? वो मेरा ही बच्चा है। इसके पंख पर वो काला निशान देख रहे हो? मेरा कुकू ही है ये। पास में कोई इंसान नहीं है अभी, चलो हम पास चलते हैं। और वो पिंजरे के पास जा बैठते हैं। मेरे बच्चे, मेरा जीवन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आप कौन हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी मेरे बेटे। तुम बहुत छोटे थे जब तेज हवा में तुम मुझसे खो गए थे। मैं तो अब तक यही समझती रही कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे। और कुकू अपने सोचों में खो जाता है और फिर अचानक से रोने लगता है। माँ, मुझे सब याद आ गया। वो नदी के पास हमारा घर, वो शाम जब हम माँ बेटा घर से दाना लेने निकले थे और रास्ते में तेज हवा आ गई थी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे, फिर अचानक से वो इंसान उधर आ जाता है जिसने कुकू को पिंजरे में बंद किया होता है। ए इंसान, ये मेरा बच्चा है। बहुत समय पहले हम बिछड़ गए थे। इस पर दया करो और इसे आज़ाद कर दो। मैं इसे लेने आई हूँ। मैं इसे आज़ाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं रोजाना इसे दाना पानी देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। ऐसे चिड़िया बहुत मिन्नती करती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही ना था। रानो चिड़िया, अब हमें जाना चाहिए।
ये इंसान नहीं मानेगा। हम कल फिर आएंगे, तब तक हम कोई उपाय ढूंढते हैं जाकर। और फिर ऐसे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम कल फिर आएंगे, आप परेशान ना हो। अगर कुक्कू मिल गया है तो हम उसे आज़ाद भी करा लेंगे। और कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चे को याद कर करके रोने लगती है। बहुत डरावना ख्वाब था। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है। शायद ये मुझे संकेत है। मुझे इस चिड़िया के बच्चे को आज़ाद कर देना चाहिए। और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, कौवा और कव्वी फिर से आ जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने रात को बहुत डरावना सपना देखा। तुम अपने बच्चे को लेकर जा सकती हो। मैं इसे आज़ाद करता हूँ। और फिर वो उसे आज़ाद कर देता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी नेकी है। और रानू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ती है। लेकिन थोड़ा सा ही उड़ने के बाद चिड़िया का बच्चा एक पेड़ पर बैठ जाता है। माँ, मैं उड़ नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा। मेरे पंखों में उतनी ताकत नहीं है। नहीं बेटा, हमारे पंख उड़ने के लिए ही है। तुम घबराओ नहीं, बस थोड़ी कोशिश करो। और वो फिर से उड़ते हैं। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने बच्चे को लेकर घर तक पहुंचती है। माँ, मैं सच कहता हूँ, मुझसे उड़ नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, तुम इतना लंबा समय कैद में रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखो, तुम्हारी उम्र के तमाम बच्चे कैसे उड़ते फिर रहे हैं। बस तुम्हें अपने अंदर बैठे खौफ को निकालना होगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे, लेकिन चिड़िया का बच्चा डर के मारे उड़ ना पाया। चिड़िया इसे सांत्वना देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। चिड़िया परेशान होकर तोते के पास जाती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। ये कोई अजीब बात नहीं कि तुम्हारा बच्चा उड़ नहीं पा रहा। इसने इतना लंबा अरसा कैद काटी है। इसे इस आज़ादी की क्या खबर। इसे क्या पता कि इन फिजाओं में ऊंची उड़ान ही इसकी जिंदगी है। वो ऐसे जल्दी से ये सब नहीं समझ पाएगा। तुम धीरे धीरे हर रोज इसे समझाया करो, और फिर जब उसके अंदर का खौफ खत्म हुआ तो फिर ही वो उड़ने लायक होगा। तोते भैया, आप ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही करूंगी। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर चिड़िया अपने बच्चे को हर रोज जंगल के बारे में सारी बातें बताती है। उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसमें विश्वास पैदा करती है कि वो अब उड़ सकता है। और फिर कुछ समय के बाद कुक्कू के दिल से सारा खौफ मिट जाता है और वो अपनी माँ के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और फिर कुक्कू अच्छे से उड़ने लगता है। सारा दिन प्रवास करने के बावजूद वो चंद दाने भोजन के अपने और अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठे नहीं कर पाया था। जंगल सूखे से सुनसान हो गया था। पक्षी बेचारों को अपनी और अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया था। पक्षी बेचारे सारा सारा दिन जंगल में मारे मारे फिरते, लेकिन खुराक बड़ी मुश्किल से मिलती। और वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से इसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। इसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक खौफनाक राक्षस खड़ा था। उसे देखकर वो हैरान हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गया। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कबूतर पहले तो डर गया, लेकिन फिर हौसला करके बोला, इन दिनों जंगल में सूखा है और भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। बस तुम इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था? ये कहकर राक्षस ने कुछ दाने मकई के कबूतर को दे दिए। तुम आज से मेरे दोस्त हो। अब मैं तुमसे मिलता रहूँगा और किसी से मेरे बारे में जिक्र नहीं करना। तुम्हें प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता रहेगा। तुम खुद भी खाओ और दोस्तों को भी देना। राक्षस की इन बातों से कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद राक्षस गायब हो गया। अब तो वो राक्षस कबूतर को मिलने रोजाना आता और उसे प्रचुर मात्रा में भोजन दे जाता। एक दिन राक्षस ने कबूतर से कहा, तुमने अभी तक किसी दोस्त को दाना दिया भी है या सारा अपने पास ही रखा हुआ है? जैसे ही कोई लेने आएगा मैं इसे दे दूंगा, लेकिन याद रखो मेरे बारे में किसी से बात नहीं करना। जिस दिन तुमने मेरा जिक्र किसी से किया उसी दिन दाना मिलना बंद हो जाएगा और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। कबूतर ने इसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया।
जंगल में अब तो भोजन की कमी ज्यादा ही हो गई थी। पक्षी एक दूसरे से भोजन का पूछ रहे थे। कौवा बेचारा भी आज कबूतर के पास दाने का पूछने के लिए पहुंच गया। कबूतर ने उसे चंद दाने दिए और वो लेकर उड़ गया। जैसे ही इसने वो दाने खाए, इसे अपनी अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और वो तड़पने लगा। इसके बाद जो भी पक्षी कबूतर से दाना लेकर जाता, वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। जंगल में किसी पक्षी को खबर ना थी उस राक्षस के बारे में और वो सब परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। जूजू बेटा चलो, दाने की तलाश में भी जाना है। दाना पहले ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो, आज तो कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। शायद हमें पहाड़ों के पास जाना पड़े। और वो दोनों घर से निकल पड़े और वो जंगल के उस पार पहाड़ों के पास पहुंच गए। वो बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढने में कामयाब हो पाए और एक पेड़ पर थक कर बैठ गए। जूजू ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, मेरी समझ में सब पक्षियों के अचानक बीमार होने की बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, जो इस तरह एक के बाद दूसरा पक्षी बीमार हो रहे हैं। बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, जरूर कोई बात तो है। धर कबूतर भी इस बात पर बहुत परेशान था कि जो पक्षी भी उससे दाना लेकर जाता है वो बीमार क्यों हो जाता है। वो ऐसे परेशान ही बैठा था कि राक्षस आ जाता है। राक्षस भाई, ये क्या साहसिक कार्य है। जो पक्षी भी मुझसे दाना लेकर जाता है वो बीमार पड़ जाता है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं, कहीं आपने कुछ खेल तो नहीं बनाया हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पक्षियों के बीमार होने से आपको क्या हासिल होता है। जब ये पक्षी तड़पते हैं मुझे बहुत तस्कीन मिलती है और मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा टाइम पास खेल है। मगर तुम परेशान ना होना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, बस मुझे इनसे खेलने दो। उस राक्षस की ये फितरत थी कि वो अपने दिल की तस्कीन और खुशी के लिए किसी न किसी को तंग जरूर करता रहता था। मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया, मैं तुम्हें देख रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मम्मा, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बेटा, कोई मदद के लिए पुकार रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है। मम्मा, मुझे तो ये आवाज गुफा की तरफ से आती लग रही है। हाँ, गुफा से ही आवाज आ रही है। तो क्या मम्मा हमें अब इसकी मदद करना होगी? हाँ बेटा, अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। और वो माँ बेटा गुफा की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा अंदर दाखिल हुए, इन्हें रोशनी महसूस हुई। चिराग जल रहा था और सामने पिंजरे में वो परी कैद खड़ी थी। इन्हें देखकर परी बोली, आओ रानो चिड़िया, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी मदद को जरूर आओगी। आपको इस पिंजरे में कैद किसने किया है और क्यों? हमारे पास समय बहुत कम है, शाम होने वाली है और वो आने वाला है। तुम्हारी इन सब बातों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पहले तुम इस चिराग को अपने परों की हवा से बुझा दो। रानो चिड़िया ने चिराग के पास जाकर अपने पर फुड़फुड़ाए तो वो बुझ गया। यकदम गुफा में अंधेरा होने के बाद हर तरफ उजाला हो गया और जूजू परी को देखकर बहुत ही खुश था। उजाले में तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब आओ मेरे साथ, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। नदी के पास पहुंचकर इस परी ने रानो और जूजू को बताया, एक सालम राक्षस है जिसने मुझे कैद कर रखा है और तुम्हारे पक्षियों में किसी पक्षी को वह तलसमाते दाने देता है जिसको खाने से वह सब शदीद बीमार हो रहे हैं। शरारत की वजह से ही इसने मुझे कैद कर रखा था। अब तो तुम्हारी समझ में सारी बात आ गई होगी। हाँ, मुझे पता चल गया है, लेकिन इससे जान कैसे छुड़ाएंगे? इसीलिए तो जहाँ आए हैं। ये जो सामने काला गुलाम नजर आ रहा है, इसकी एक एक पत्ती करके तुम नदी में बहा दो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर मैं करती हूँ तो मेरे पैर जल जाएंगे। उसके बाद रानो चिड़िया गुलाब की पत्ती तोड़ने लगी। उधर से राक्षस भी भागता हुआ आ गया क्योंकि इसकी जान गुलाब में थी। चिड़िया, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रानो चिड़िया, इसकी बातों में ना आना, ये बहुत जालिम है। जल्दी करो, इसे खत्म कर दो। रानो चिड़िया ने जैसे ही पत्ती तोड़ी, इसकी टांग टूट गई। दूसरी पत्ती तोड़ी तो दूसरी टांग भी टूट गई। अब वो जमीन पर रेंगते हुए गुलाब की तरह बनने लगा। इसके एक एक करके सारे अंग टूट गए और वो तड़पने लगा। अब इस फूल को तोड़कर नदी में बहा दो। जैसे ही रानो ने
फूल को तोड़कर नदी में गिराया, राक्षस के जिस्म में आग लग गई और वह जलकर खाक बन गया था। इस तरह उसका किस्सा तमाम हुआ। सब पक्षी जो बीमार थे वो भी ठीक हो गए और परी भी अपनी आज़ादी पर बहुत खुश थी। परी ने सब पक्षियों को ढेर सारा दाना दिया और वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।